अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ दिन और ऐसे ऑनलाइन लेक्चर चलेंगे इंशाल्लाह। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो आपके रेगुलर लेक्चर शुरू हो गए। माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। जैसे कि हम लोगों ने मैंने आप लोग का एक चैप्टर शुरू किया था, दूसरा जो सबक था। तो दूसरा सबक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंधु ताई सपकाळ के बारे में, आपको याद होगा और आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा। जैसे कि जो अनाथांची आई जो सबक है, तो ये जो सबक है अनाथांची आई, हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन देखे थे पहले कि कैसे सिंधु ताई सपकाळ जो पढ़ाई के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जो तकलीफ़ उठाना उनको पड़ी। हमने शुरुआत में देखे कि कैसे उनको चिंदी नाम से पुकारा जाता था घर में। उन्होंने जब अपनी पढ़ाई की इच्छा बताई थी तो उनकी अम्मी चिढ़ गई थी, लेकिन उनके अब्बू ने उनको सपोर्ट किया था और दूसरे ही दिन उनको स्कूल में उनका दाखिला करवाया था। यहाँ तक हम लोगों ने सबक पढ़े थे। अब देखते हैं हम लोग इस सबक का जो सेकेंड पैराग्राफ जो है। पेंसिल वगैरह रखिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, नहीं है तो आप नोटबुक में मीनिंग लिखिए, आगे चल के आपको रेफ़र करने के लिए काम आएगा। तो दूसरा जो पैराग्राफ है वो देखते हैं हम लोग। अब वयाच्या 9व्या वर्षी मी या शाळेत गेले। वयाच्या 9व्या वर्षी मतलब 9 साल की उम्र, और वयाच्या मतलब एज, जैसा हम कहते हैं उम्र। तो जब मुसन्निफ़ा 9 साल की थी तब वो स्कूल में गई। गावातलेच वांदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते और उनके गांव में रहने वाले जो गुरुजी थे उनका नाम था वांदिले। वांदिले सरनेम, जैसा कि पहले टीचर्स लोग को सरनेम से जाना जाता था। अभी भी हम लोग कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स लोग को हम सरनेम से जानते हैं। तो गावातलेच वांदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते और उनके गांव में जो वांदिले गुरुजी रहते थे वो स्कूल के मुख्याध्यापक होते। मुख्याध्यापक मतलब प्रिंसिपल। पांढरे शुभ्र धोतर, पांढरे शुभ्र मतलब सफ़ेद, एकदम सफ़ेद रंग की धोती, त्यावर नेहरू शर्ट। अब नेहरू शर्ट मतलब एक्चुअली नेहरू शर्ट क्या है कि जैसे कि एक पहले कोट टाइप होता था, यानी गोल गले का जो कोट होता था उसको कहते हैं नेहरू शर्ट। डोक्यावर पांढरी टोपी, सिर पर सफ़ेद रंग की हमेशा उनकी टोपी रहती थी। असा त्यांचा पोशाख होता। असा त्यांचा पोशाक मतलब लिबास, ऐसा उनका लिबास था। तो जो वांदिले गुरुजी थे उनका लिबास बताया गया कि सफ़ेद धोती पहनते थे, उसके ऊपर नेहरू शर्ट था, सिर के ऊपर हमेशा सफ़ेद टोपी रहती थी। वडिलांनी माहिती सांगितली, और उनके अब्बू ने वांदिले गुरुजी को सब इन्फॉर्मेशन दी, माहिती मतलब जानकारी दी। वांदिले गुरुजींनी माहिती लिहिली, और वांदिले गुरुजींनी माहिती लिहिली मतलब लिख कर लेना। तो जो वांदिले गुरुजी थे उन्होंने पूरी जानकारी मुसन्निफ़ा की लिख ली। अण्णाजींचा त्यांच्यावर अंगठा घेतला, और फिर मुसन्निफ़ा के जो अब्बू थे उनके अंगूठे का निशान लिया गया। आणि माझी शाळा सुरू झाली, और इस तरह से मुसन्निफ़ा की जो पढ़ाई है, जो स्कूल है, वो शुरू हो गई। शाळेत नाव घातलं तरी म्हशी सांभाळायला जावंच लागायचं। शाळेत नाव घातलं तरी मतलब फिर भी, जैसे कि इनका दाखिला कराया गया
लेकिन इसके बावजूद म्हशी सांभाळायला जावंच लागायचं. लेकिन जैसे भैंस वगैरह जो संभालने का काम था वो तो उनको करना ही था. सकाळी शाळा भरायच्या वेळी, सकाळी सुबह के वक्त शाळा भरायच्या वेळी, स्कूल शुरू होने के वक्त मला घंटा ऐकू येत असे. घंटा मतलब जो स्कूल की जो बेल होती है, तो वो बेल की आवाज़ सुनाई देती थी. मला शाळेत जावंसं वाटायचं. मला शाळेत जावंसं वाटायचं. जावंसं मतलब जाना, वाटायचं मतलब महसूस होना. तो मुसन्निफ़ा कहती कि जैसे वो सुबह सुबह स्कूल की बेल सुनती थी तो वो एकदम मतलब बोलते ना, एकदम बेकरार होती थी स्कूल पहुंचने के लिए. मतलब उसको लगता था कि बस कब मैं स्कूल पहुंचूं. पण जाता येत नसे. लेकिन वो जा नहीं सकती थी. क्यों? क्योंकि उसको अब भैंसों को चराने ले जाना था. स्कूल में दाखिला तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बराबर वक्त पे पहुंचती थी स्कूल. नहीं, घर के काम तो उसको करने ही थे. सकाळी 7 ते 1 वाजेपर्यंत, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक व नंतर 3 ते 5:30 पर्यंत, और फिर जो दूसरा टाइम था स्कूल का वो 3 से 5:30 पर्यंत, अशी 2 वेळा शाळा भरायची. 2 वेळा, 2 वक्त शाळा भरायची. स्कूल का वक्त था, ये स्कूल भरती थी तो 2 वक्त था, सुबह 7 से 1 या तो फिर दोपहर में 3 से 5:30. सकाळची शाळा मला सापडत नसे. सकाळची शाळा, सुबह की स्कूल मला सापडत नसे मतलब मुझे नहीं मिलती थी. तो सुबह की स्कूल तो इसको मिलना बहुत मुश्किल थी. घर के काम वगैरह बहुत थे. म्हशी चरायला गेलं और जब ये भैंसों को चराने ली जाती थी की शाळेजवळ खालच्या बाजूला, शाळेजवळ स्कूल के करीब खालच्या बाजूला नीचे की तरफ जो छोटा डोह होता, जो छोटा सा एक पॉन्ड था, पॉन्ड POND, पॉन्ड जैसा हम कह सकते हैं तालाब नुमा, जहाँ पे पानी जमा होता है उसको कहते हैं डोह. तो स्कूल के पास नीचे की तरफ जो छोटा सा तालाब नुमा जो पानी जमा होता था, त्यात म्हशी डुंबत बसत. उसमें जो उसकी जो भैंसे हैं डुंबत बसत मतलब डुबकियाँ लगाते थे. मग मी तास 2 तास निवांत होत असे. फिर तास 2 तास, घंटे 2 घंटे निवांत, सुकून. लिखो आप, निवांत मतलब सुकून. उसको थोड़ा सुकून मिलता था, यानी 1-2 घंटे वो थोड़ा सा उसको वक्त मिलता था. तेव्हा शाळेचा राहिलेला अर्धा वेळ, और उस वक्त स्कूल का बचा हुआ, राहिलेला मतलब बचा हुआ, अर्धा वेळ, आधा वक्त मी पाटीचा फुटका तुकडा, पाटी मतलब स्लेट होती है, फुटका टुकड़ा, टूटा हुआ छोटा सा टुकड़ा था उसके पास स्लेट का. उसको घर वालों ने एक बड़ी पाटी नहीं दिलाए थे, तो छोटा सा टुकड़ा आणि फाटकं पुस्तक घेऊन और फटी हुई किताब लेकर शाळेत जात असे. और उस तरह से वो स्कूल पहुंच जाती थी, जो 1-2 घंटा उसको बचता था. शाळा भरलेलीच असे, स्कूल पहले से भरी हुई थी, आणि मुलं मोठमोठ्यानं मतलब जोर से 1-2 असे पाढे सुरात म्हणत असायची. 1-2 के पाढ़े सुरात. पाढ़े मतलब, पाढ़े का मतलब जैसा कि जो हम लोग कहते हैं ना, जैसा स्कूल में हम देखते हैं जो पहाड़े होते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4, है ना, पहाड़े, टेबल्स. सुरात म्हणत असायची. सुरात मतलब सुर में. जैसा हम देखते हैं नॉर्मल जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम सुर में पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4, इस तरह से.
तीसरी आणि चौथीला, तीसरी जमात और चौथी जमात को वांदिले गुरुजी शिकवत। वांदिले गुरुजी जैसा हमने पहले पढ़े कि वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो वो उनको तीसरी और चौथी को पढ़ाते थे वांदिले गुरुजी। तर पहिली दुसरीला कांबळे गुरुजी शिकवत। तो पहली और दूसरी जमात को जो सर थे उनका नाम था कांबळे गुरुजी। 4 कोपऱ्यात 4 वर्ग, 4 कोनों में, कोपऱ्यात मतलब कोने, 4 कोनों में 4 वर्ग, 4 क्लास, अशी रचना से, मतलब एक ही रूम था, जैसे कि एक रूम होता है, अब एक बड़ा सा रूम है, उसके जैसा 4 कोने, तो 4 कोनों में 4 क्लास बैठती थी, सबको अलग अलग सेपरेट रूम नहीं थे। मी वर्गात गेले, और जैसे ही मुसन्निफा क्लासरूम में पहुंचती थी की मुलं मुली म्हणत, बच्चे कहते थे गुरुजी चिंदी आत्ता शाळेत आली बघा, कहते थे गुरुजी देखो चिंदी अभी स्कूल में आई है। वांदिले गुरुजी माझ्याकडे रागाने बघत। अब जो वांदिले गुरुजी थे वो मतलब मेरी तरफ गुस्से में देखते थे, रागाने मतलब गुस्से से, क्योंकि वो लेट आती थी। पण कांबळे गुरुजींचे आश्वासक डोळे, लेकिन जो कांबळे गुरुजी थे, आश्वासक डोळे, डोळे मतलब आँखें, आश्वासक मतलब हम कह सकते हैं, आश्वासक मतलब जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो जानते थे क्या क्या वजह है इसके देर से आने की। आश्वासक उम्मीद से जो यकीन दिलाने वाली आँखें, मला न बोलता सांगत, जैसे वो बिना कुछ बोले कहते थे ये बस वर्गात, क्लासरूम में बैठ जा। मतलब कांबळे गुरुजी का थोड़ा सपोर्ट था चिंदी को, मुसन्निफ़ा को, और वो उनकी जैसे कि आँखों से जैसे बात करते थे कि आके बैठ। माझ्यावर त्यांनी खूप माया केली, मतलब उन्होंने मुझे बहुत लाड किया। मी शाळेत उशिरा गेले तरी ते रागवत नसत, भले मैं स्कूल देरी से पहुँचूँ, लेकिन वो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं होते थे। रागवत नसत मतलब गुस्सा ना होना। त्यांची उबदार माया, अगर उनका लाड नसती, अगर नहीं होता, तर मी जी थोडीफार शिकले, मुसन्निफ़ा कहते कि यार उनका लाड अगर मुझे नहीं मिलता तो जो थोड़ा बहुत मैं सीखी तेवढी ही शाळा शिकू शकले नसते, उतनी भी पढ़ाई या उतना स्कूल में नहीं सीखी होती। आयुष्याच्या वैराण वाळवंटात और ज़िंदगी के इस रेगिस्तान में, मतलब उसने अपने ज़िंदगी को एक खुला रेगिस्तान कहा है, एक खामोश, एक बंजर, वाळवंट मतलब रेगिस्तान, वैराण मतलब एकदम बंजर। आयुष्याच्या वैराण वाळवंटात जशी सावली असावी, जैसे कि हम रेगिस्तान में भटक गए हो और हम छाव ढूंढ रहे हो, सावली मतलब छाव, शैडो, तशी गुरुजींची माया वाटायची। वैसे ये गुरुजी का मुझे लाड लगता था। तो मुसन्निफ़ा कह रही है कि उनका जो लाड था वैसा लगता था कि जैसे रेगिस्तान में अचानक हमें छाँव मिल गई हो, इतना सुकून मिलता था उनसे, मतलब इतना वो मुझे चाहते थे और इतना मुझे सपोर्ट करते थे। गुरुजी पाटीवर ग म असं लिहून देत, जैसे अ आ ई क ख ग घ, तो उसमें ग और म होता है, तो गुरुजी मुझे पाटी के ऊपर ग और म लिख कर देते थे। परत परत लिहायला सांगत, परत परत मतलब दोबारा दोबारा लिखने के लिए कहते थे। विचारत, वो पूछते थे, विचारत मतलब पूछना। तू जेवलीस का, जेवलीस का मतलब तूने खाना खाया क्या। मला काय बोलावं ते कळत नसे, और मुसन्निफ़ा क्या बोलूँ उसे समझ में नहीं आता था, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अगर हमें कोई पूछे डायरेक्टली कि तुम खाना खाएगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं खाया, भूख लगी दो मुझे खाना दो। तो मुसन्निफ़ा थोड़ा सा शर्म महसूस करती थी, उसे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ। आपको समझ में आ रहा होगा सबक, आई होप। थोड़ा आप नहीं समझेगी कोई चीज़ तो आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो, वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो आप। शाळेची घंटा झाली
जैसे ही स्कूल की रिंग होती थी, बेल बजती थी कि सर्व मुले, सभी बच्चे, मुली, लड़कियां जेवायला बसत, जेवायला खाना खाणे. अब सभी लोग रिसेस में खाना खाने बैठते थे. मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत, लेकिन मुसन्निफ़ा उनके सिर्फ चेहरों को देखती थी, तोंडाकडे, चेहरों की तरफ. पोटात भूक लागलेली असे, पोटात, पेट में भूख, बहुत ज़्यादा भूख लागलेली असे, मतलब उसे बहुत भूक लगी होती थी. मुले मुली जेवण करून खेळायला गेल्या, और लड़के लड़कियां खाना खाकर जब खेलने के लिए जाती थी, खेळायला गेल्या मतलब खेलने के लिए जाना. कि मी लाडूचा तुकडा, लाडू, लड्डू, तुकडा, छोटा सा तुकडा, भुरका, गुड़ाचा खड़ा, ज़मीन पे गिरा हुआ गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, जिलेबीचा तुकडा, अगर कोई जिलेबी खा रहा था तो उसका गिरा हुआ तुकडा, मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे, मिट्टी से वो उठाती थी और उसे अपने पास रखती थी. सर्वांना वाटायचं कि मी चाफ्याची फुलं गोळा करते. अब जब वो उन टुकड़ों को उठाती थी तो एक हाथ में उसके फूल होता था. हमने पढ़े थे कि स्कूल के पास एक बहुत बड़ा चाफे का पेड़ था, तो वो फूल उठाकर उसके ऊपर वो रखती थी. सर्वांना वाटायचं, सर्वांना मतलब हर किसी को, देखने वालों को लगता था कि मी चाफ्याची फुलं गोळा करते, कि मैं चाफे का जो फूल है वो मैं जमा कर रही हूँ. गोळा करते मतलब जमा करना. पण त्या फुलातला माती लागलेला, लेकिन उस फूल में मिट्टी लगा हुआ तो अन्नाचा कण, वो अनाज का दाना, अन्न मतलब अनाज, कण मतलब दाना. चाफ्याच्या सुगंधाने, चाफे के फूल की खुशबू से चवदार व गोड लागायचा. चवदार व गोड, चवदार यानी टेस्टी, गोड मतलब मीठा. अब ऐसी नौबत थी मुसन्निफ़ा की कि वो ज़मीन से गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर वो खाती थी. अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज अल्लाह ने हमें बहुत सारे चीज़ों से नवाजा है. ऐसा वक्त हमारे साथ नहीं है. हम स्कूल के लिए जाते हैं तो हमें अच्छा टिफ़िन मिलता है, हमें अच्छे पैसे मिलते हैं. तो इन सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला हूँ कि सबक सिर्फ सबक नहीं होते, उससे हमें सीखना होता है. तो अल्लाह का एहसान है, हमें खाने पीने के लिए चीज़ें मिल रही. सोचो वो वक्त कैसा गुज़रता होगा मुसन्निफ़ा का, कि ज़मीन से दूसरों का झूठा गिरा हुआ टुकड़ा वो उठाती थी, खाती थी. वो यहाँ तक कह रही है कि वो अनाज का जो हिस्सा है मुझे वो चाफे के फूल की वजह से बहुत ही मीठा और खुशबूदार लगता था. इससे हमें बहुत कुछ समझना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. त्यावर घोटभर पाणी पिऊन, घोटभर, घोटभर मतलब एक घूट, पानी पिऊन, पानी पीकर मी वर्गात बसायची. फिर मैं अपने क्लास में जाकर बैठ जाती थी. कधी कधी म्हशीमुळे, कभी कभी भैंसों की वजह से दिवस दिवस शाळेत जाता येत नसे. दिवस दिवस, पूरा पूरा दिन स्कूल जाने नहीं मिलता था. आमच्या चिखलदऱ्यात भराडी नावाची एक वनस्पति येते. आमच्या चिखलदऱ्यात, चिखलदऱ्यात मतलब जैसे हम कह सकते हैं कीचड़ के इलाकों में जहाँ पे कीचड़ जमा होता है, भराडी नावाची एक वनस्पति येते. भराडी नाम की एक प्लांट उगता है. चांगलं तळहाता एवढं मोठं पान, तळहाता एवढं, तळहात मतलब जैसे हमारी जो हथेली होती है उतना बड़ा वो पत्ता होता है उसका. पान मतलब पत्ता, यानी इस पौधे का जो पत्ता होता है वो हमारे हथेली के इतना बड़ा होता है. त्याला खाली एक काटा असतो, उसमें सिर्फ एक काटा रहता है, यानी उसके नीचे एक काटा होता है. त्या भराडीचा काटा, उस भराडी का जो काटा होता है, हे माझं पेन, वो मेरे लिए कलम था. वो भराडीचं पान हा माझा कागद असे. और भराडी का जो पत्ता होता था वो मुसन्निफ़ा के लिए एक पन्ना होता था. सोचिए उसके पास
किताब नहीं होती थी तो काटा उसके लिए पेन होता था और उसका पन्ना उसके लिए कागज़। म्हशी मागे जात जात और भैंसों के पीछे चलते चलते आ ई ओ अशी अक्षरं लिहिणं मी शिकू लागले। और ऐसे आ ई लिखना उसने सीखना शुरू किया। असं निसर्गाच्या सोबतीने लिहिलं। निसर्गाच्या सोबतीने यानी कुदरत की मदद से लिहिलं, लिखा म्हणून शिकलेलं कधीही विसरता आलं नहीं। करके जो भी मैंने सीखा वो कभी नहीं भूली। मतलब मुसन्निफ़ा यहाँ पे क्या कह रही है कि कुदरत से उसने जो कुछ भी सीखा या कुदरत से हम जो कुछ भी सीखते हैं ना वो हमारे दिमाग में छप जाता है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। अशी हाफ टाइम शाळा, उसने अपने स्कूल को नाम दिया है हाफ टाइम शाळा। हाफ टाइम शाळा मतलब जैसे कि आधी हाफ डे स्कूल। करीत करीत पढ़ते पढ़ते मी चौथीपर्यंत आले। कैसे कैसे करके वो चौथी जमात तक पहुंची। गोपुरीला केंद्र शाळा काय होती। गोपुरी जगह का नाम, केंद्र शाळा वहाँ पे एक हम कह सकते एक स्कूल, एक बड़ी स्कूल काय होती। तिथे चौथीची परीक्षा होती, वहाँ पर चौथी जमात का एग्ज़ाम होता था। मी पास झाले। केंद्र शाळा मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अभी सेंटर लगता है स्कूल का। अब उस टाइम पे चौथी जमात में सेंटर लगता था, इम्तिहान होते थे, तो वो सेंटर उसका गोपुरी में लगा था। मी पास झाले, मैं पास हुई। शाळेत रिझल्ट आणायला गेले, स्कूल में रिज़ल्ट लाने गई तर वांदिले गुरुजी म्हणाले। तो वांदिले गुरुजी ने कहा, चिंदे तू पास झालीस, आता चिंधी नावाची चिमणी उडून जाणार। और उन्हें कहा कि चिंदे तू पास हो गई, अब चिंधी नाम की जो चिड़िया है हमारे स्कूल की अब वो उड़कर चली जाएगी। मी तो कागद घेऊन बाहेर आले, पण पुन्हा वळून वळून, वळून वळून मतलब पीछे मुड़ मुड़ के शाळेकडे पाहत होते। लेकिन मैं बार बार पीछे मुड़कर अपनी स्कूल को देख रही थी। त्या भिंतीवर चुन्यानं लिहिलेली, उस दीवार पर, भिंतीवर मतलब दीवार पर, चुन्यानं लिहिलेली यानी जो वाइट चूना होता है उससे लिखा हुआ, बुनियादी शाळा ग्राम शाळा पिंपरी मेघे। ही अक्षरं पुसट पुसट होत होती। अक्षरं पुसट पुसट यानी जो लिखा हुआ था वो धीरे धीरे धुंधला होते जा रहा था, क्योंकि मुसन्निफ़ा आगे बढ़ते हुए जा रही थी, उन लिखे हुए अक्षरों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अक्षर अब धुंधले हो रहे हैं। पुसट मतलब धुंधला। त्यावरची शाई आसवांच्या त्या पाण्यात कागदावर पसरत होती। त्यावरची शाई, और उसके हाथ में जो रिज़ल्ट था उसके ऊपर आसवांच्या मतलब आंसू गिर रहे थे। त्या पाण्यात कागदवर पसरत होती और उस कागज़ के ऊपर उसके आंसू की वजह से वो शाई फैल रही थी। अशी माझी शाळा, और ऐसी थी मुसन्निफ़ा की स्कूल। तो मुसन्निफ़ा ने शुरुआत में अभी हमने देखे तो अपने स्कूल का ज़िक्र किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसी मेरी स्कूल थी, ऐसी स्कूल में मैंने पढ़ाई की, ऐसा मैंने स्ट्रगल किया, क्या क्या मुसीबतों को उसने झेला, वो सब हमने देखा है। अभी जो दूसरा हिस्सा जो थोड़ा सा सबक बचा हुआ है वो मुसन्निफ़ा के शादी के बात के बारे में बताया कि वहाँ पर भी कुछ मुसीबतों को उनको झेलना पड़ता था। जैसे हम पढ़ते आगे कि माझं लग्न झाल्यावर, अब मेरी शादी होने के बाद, लग्न मतलब शादी, सासरी माझा छळ होण्याची जी कारणं होती, सासरी मतलब ससुराल में, माझा छळ होण्याची मतलब छळ को कहते हैं हम, जैसा एक्सप्लॉइट होना, तकलीफ़ देना। तो उसके ससुराल में जो उसको तकलीफ़ देने की जो वजह थी, कारण मतलब वजह, त्यापैकी एक कारण, उसमें से एक वजह थी माझी शुद्ध भाषा, मेरी साफ़ ज़बान। शुद्ध मतलब साफ़, भाषा मतलब ज़बान। जैसे कि ससुराल में पहले वक्त में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी लड़कियों को, अभी भी होता है, बट
उतना नहीं होता होगा, लेकिन अब देखिए वक्त बदल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हम लोग कई बार सुनते हैं, गांव खेड़े में, शहरों में भी होता है, अभी भी तकलीफ़ें लड़कियों को उठानी पड़ती है। तो मुसन्निफ़ा कहते कि उस वक्त जो मुझे तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, जिसके बहुत सारी वजूहात थी, उसमें से एक हैरत करने वाली वजह थी कि मेरी जो ज़बान थी वो बहुत साफ़ थी। मतलब ज़बान का साफ़ होना मतलब क्या, उसके ससुराल वाले एकदम गाँवठी लैंग्वेज में बात करते थे, लेकिन मुसन्निफ़ा पढ़ी हुई थी ना, तो उसकी ज़बान वो साफ़ थी। दुसरं कारण माझं वाचन, दूसरी वजह, कारण मतलब वजह, माझं वाचन, मेरा पढ़ना। माझ्या सासरी, मेरे ससुराल में शिक्षणाचा गंधही नव्हता। शिक्षणाचा गंध, गंध मतलब स्मेल, खुशबू, यानी एजुकेशन की खुशबू ही नहीं थी, मतलब कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। सासरचे लोग अशिक्षित, ससुराल के लोग जो थे अशिक्षित, इलिटरेट, जाहिल, बिना पढ़े हुए। अक्षर शत्रु, अक्षर शत्रु कहते हैं जो कुछ नहीं समझता, जिन्हें पढ़ा लिखा जो बोलते ना अंगूठेबाज होता है, उसको कहते हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता था। जैसे इसके घर का भी हाल यही था ना, उसकी माँ ने कहा था कि हमारे साठ्यांच्या घरी कोणी शाळेची पायरीसुद्धा चढले नाही। हमने पढ़े थे पहले कि हमारे ख़ानदान में कोई सीढ़ी तक नहीं चढ़ा स्कूल की। त्यांना काहीही वाचता येत नसल्यामुळे, उन्हें कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं आता था। तो हमने एक चीज़ समझे कि जिन्हें कुछ पढ़ने नहीं आता उन्हें कहते हैं अक्षर शत्रु। त्यांच्या समोर मी वाचायला कागद हातात घेतला और जैसे उनके सामने मैं पढ़ने के लिए कागज़ लेती थी कि त्यांच्या कपाळाला आठ्या पडायच्या। कपाळाला आठ्या पड़ने, अब कपाळाला आठ्या पड़ने बहुत सारे इसके अलग अलग वक्त के हिसाब से, मौके के हिसाब से मीनिंग हो सकते हैं। तो कपाळाला आठ्या पड़ने मतलब एक होता है कि बहुत परेशान होना, एक होता है, दूसरा बात होता है कि मतलब बहुत ही बोलते ना कि एकदम अजीब सा महसूस करना कि ये पढ़ती है, इसे पढ़ना आता है। पुढे पुढे, कपाळाला मतलब फोरहेड, माथे पर, आठ्या पड़ना यानी हम जैसा अपनी हैरत को जताते हैं उस तरह से वो हैरत को जताते थे। पुढे पुढे मी चोरून वाचायला लागले। आगे चलकर फिर मैं अब चोरी छुपे पढ़ने लगी। मतलब घर में, उसके ससुराल में बहुत स्ट्रिक्ट था, पढ़ना लिखने को लोग प्रोत्साहित नहीं करते थे, चिढ़ते थे, तो वो चोरी छुपे पढ़ती थी। वाण सामानाचे कागद, वाण सामान मतलब जो हम लोग बनिए से जो सामान खरीदते तो उसका एक लिस्ट होती है, तो उसे कहते हैं वाण सामान। वाण मतलब वाणी, जो बनी, जैसा वाण सामान मतलब बनिए से लिखा हुआ जो कागज़ होता है, उसके सामान का जो कागज़ है। चोळामोळा करून, चोळामोळा करून मतलब उसे हम कह सकते हैं उस कागज़ को हाथों से फोल्ड करके या उसे हाथों में दबाकर, हथेली में दबाकर उंदीर घुशीच्या बिळात ठेवायला लागले। उंदीर चूहे के, घुशीच्या घुस के, बिळात मतलब बिल में रखने लगी, मतलब छुपाती थी कि घर वालों को कागज़ ना मिले कि इसे ये पढ़ती है। एकदा गदिमांची एक कविता छापलेला कागज़ सापडला। गदिमांची, गदिमा एक बहुत मशहूर शायर है, उनकी एक नज़म, एक कागज़ उसे मिला। माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, भुकेजल्या तानासम तोंड पसली शिवार। माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार। माऊली, माऊली कहते हैं माँ को। दुग्धापरी, दुग्ध दूध, परी मतलब जैसे, आले मृगाचे तुषार, आले मतलब आना, मृग बारिश को कहते हैं, तुषार, तुषार जो फाउंटेन होता है, फाउंटेन समझते हो क्या आप, पानी का जो फाउंटेन होता है जैसे कि बगीचे में। माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, भोकेजल्या तान्यासम तोंड पसली शिवार। भोकेजल्या, भोकेजल्या मतलब भूखे, तान्या सम, तान्या कहते छोटे बच्चे को, सम मतलब जैसे, तोंड पसली शिवार, तोंड मतलब मुंह खोलना, शिवार कहते खेत को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक छोटा बच्चा भूखा होता है तो अपने अम्मी के पास दूध पीने जाता है, तो उस तरह से बताया गया है कि बारिश
को कहा गया है जैसे कि दूध बरस रहा हो, और जो खेत है वो छोटा बच्चा जैसे अपने मुंह को खोल के वो मतलब तैयार है, मतलब अपनी भूख को मिटाने। तो इस तरह से उसको बयान किया है कि बारिश के पानी को जज़्ब करने के लिए ज़मीन तैयार है। ये उस नज़म की लाइन थी दो। मी वाचनाची भुकेलीच होते। मुसन्निफ़ा कहती मैं भी तो भूखी थी पढ़ाई की, जिस तरह से खेती भूखी थी उस बारिश की। गदिमांच्या या ओळी, और शायर की जो नज़म की जो लाइन है, मला भुरळ घात होत्या, मुझे बहुत ही मतलब बोलते ना एक्साइटेड करती थी, मैं बहुत इसमें इन्वॉल्व रहती थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती। उस दिन ऐसा था कि घर में बहुत गर्दी थी। त्यामुळे इस वजह से घरापासून दूर जाऊन, घर से बहुत दूर जाकर एका मोठ्या दरात, एक बहुत बड़े जैसा हम गड्ढे जैसे बिल में तो कागज़ ठेवला। उस कागज़ को मैंने रख दिया, एक थोड़ा बड़ा बिल था वो। मात्र हाताला मुंगूस चावला, लेकिन जैसे ही वो उस बिल में वो कागज़ रखने गई तो उसके हाथों को मुंगूस ने काट लिया। मुंगूस आपको पता होगा, नेवला है ना, तो वो नेवले का बिल था और उस नेवले ने मुसन्निफ़ा के हाथ को काट दिया। हमें तो ऐसा कुछ रखना नहीं पड़ता है घरों में, किताबों को बिलों में छुपा कर। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, हमारे घर में बहुत इनकरेजमेंट मिलता है पढ़ाई को लेकर। माँ बाप एनकरेज करते हैं हमें कि पढ़ो, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कवितेतील मृगांच्या तुषारावर माझ्या रक्तांची धार सुरू झाली। मृगांच्या तुषारावर मतलब उस बारिश की जो लाइन थी, माझ्या रक्ताची धार, और जैसे कि मेरे खून की धार अब शुरू हो गई, क्योंकि उसकी उंगली से खून बहने लगा। जणू माझ्या अडचणीवर, जैसे, जणू मतलब जैसे, मेरी मुसीबतों पर माझ्या ज्ञान तृषेचा अभिषेक झाला। ज्ञान तृषा, ज्ञान मतलब नॉलेज, तृषा जैसा हम कह सकते हैं ना, जैसा मृगांचे तृषा मतलब बारिश की बौछार, तो उसके नॉलेज की जो बौछार है, अभिषेक झाला। अभिषेक क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अभिषेक एक ऐसा टर्म है, जैसा कि पहले ज़माने में, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि जब राजा अपनी गद्दी पे बैठते थे तो उनका अभिषेक किया जाता था, मतलब उनको हम कह सकते हैं उनको ऑनर किया जाता था। अभी अभिषेक होता है जैसे कि कभी कभी मंदिरों में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो लोग मंदिरों में जो उनके भगवान होते हैं उसको दूध से अभिषेक करते हैं, यानी दूध से नहलाते हैं। तो अभिषेक होता है कि किसी चीज़ से सिर पे या किसी चीज़ से नहलाना। तो मुसन्निफ़ा क्या कह रही है कि जैसे माझ्या अडचणीवर, जैसे मेरी मुसीबतों पर ज्ञान तृषेचा अभिषेक झाला, जैसे ये खून का बहना मतलब ऐसा होगा कि मेरे लिए एक अभिषेक था। मला वाचनाची इतकी आतून ओढ असावी, मुझे पढ़ने की अंदर से इतनी ओढ, अट्रैक्शन था। मी प्रवासाच्या उलट वाहत असल्यामुळे, प्रवाह मतलब फ्लो, जैसा कि एक पानी का जो एक फ्लो होता है, उलट वाहत असल्यामुळे, उलट मतलब उल्टा, मतलब पानी का जो बहाव है उसके उल्टी तरफ तैरना कितना मुश्किल होता है। जैसे कि आप नदी में अगर तैर रहे हो, पानी का बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में आप तैरोगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। तो उसने बताया कि प्रवाहाच्या उलट वाहत असल्यामुळे, मैं तो उल्टा ही तैर रही थी, मतलब मैं उल्टा बह रही थी, उल्टा आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि सब मना कर रहे थे पढ़ाई के लिए। मला हा त्रास होता था, इसलिए मुझे तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मैं पानी के बहाव के उल्टी तरफ तैर रही थी। जैसे मी प्रवाहात झोकून दिलं नाही स्वतःला, लेकिन मैंने अपने आप को उस पानी के फ़्लो में, उस बहते हुए पानी के फ़्लो में अपने आप को नहीं झोंक दिया। मतलब ऐसा नहीं कि पानी जहाँ बह रहा है मैं बहते जा रही हूँ, नहीं, मैंने उसके ऑपोजिट काम किया। अब अगर हम पानी में उतरेंगे, नदी के फ़्लो में अगर हम लूज़ पड़ जाएंगे तो हमें पानी अपने साथ बह ले जाएगा। तो मुसन्निफ़ा क्या कह रही कि नहीं, मैं उसके बनिस्बत उसके उल्टी तरफ मैं तैर रही थी। मला सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठेचाळत, और मुझे सापडलेली, मुझे मिली हुई शिक्षणाची अनोखी, इल्म की एक अनोखी पाऊलवाट कहते हैं एक पैदल चलने वाले रास्ते को, ठेचाळत ठोकर खाते हुए, वो रास्ता आसान नहीं था मुसन्निफ़ा इल्म का,
तो वो ठोकर खाते हुए रक्तबंबाळ होत चाले होते। रक्तबंबाळ मतलब खून बहना, तकलीफ़ होना, बहुत तकलीफ़ उसको उठानी पड़ रही थी। एका रात्री घरच्यांनी बाहेर काढलं। देखो ऐसा एक वक्त भी आ गया कि घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, गावाबाहेर पाठवून दिलं। गाव के बाहर निकाल दिया सिर्फ इस वजह से कि मैं पढ़ती हूँ। मी एकटी बाई, मैं अकेली औरत, जवळ एक लहान, गोद में एक छोटा तान्हे बाळ, छोटासा बच्चा। मी खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले, और मैं सच बोलूँ तब मैं अनाथ हो गई। पण माझ्यातली स्त्री शक्ति जागृत झाली। लेकिन मेरे अंदर की जो स्त्री शक्ति है, स्त्री मतलब औरत, शक्ति मतलब ताकत जो है, वो जागृत झाली, जागी हो गई। मी अनाथ झाले, मैं अनाथ हो गई, तरी रडून चालणार नव्हतं। लेकिन उसे पता था कि रोकर कुछ नहीं होने वाला है। काय करावं ते मला कळलं नव्हतं। अब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पण निश्चयानं ठरवलं। लेकिन मैंने ठान लिया, निर्धार केला, मतलब मैंने अपने आप में एक बात ठान ली, आपण अनाथ राहायचं नाही। मैं अब अनाथ नहीं रहूँगी, स्वनाथ व्हायचं, सेल्फ डिपेंड बनूंगी मैं, खुद एतमाद। जणू पुढे मला अनेक अनाथांची आई व्हायचं होतं, क्योंकि आगे चल के मुझे कई अनाथ बच्चों की माँ बनना था। तो इसलिए मुसन्निफ़ा कह रहे कि मैं अगर हार जाऊंगी तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी। घर वालों ने घर से निकाल दिया, छोटा बच्चा गोद में था, इतनी मुसीबत उसने झेली, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसको पता था कि जैसे आगे चल के मुझे कई अनाथ बच्चों की माँ बनना होगा। अब जो नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है कि आठवणीतील शाळा आणि शिक्षक, ये किताब नॉवेल का नाम होता है, उसमें से सबक लिया हुआ है। आठवणीतील शाळा आणि शिक्षक यानी यादगार जो लम्हे हैं स्कूल के और उसके जो टीचर्स हैं, उसमें से किताब में से ये सबक लिया हुआ है। आई होप ये सबक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबक हमने पूरा किया, तो जो चीज़ नहीं आपको समझेगी तो आप उसको रिपीट करिए, 1 से 2 बार रिवाइंड करके देखिए, समझ में आएगा आपको सबक इंशाल्लाह। ये तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में हम मुलाकात करेंगे इस ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू। तब तक आप सेफ़ रहिए, घरों में रहिए, बाहर मत घूमिए। अननेसेसरी घूमने से तकलीफ़ और बढ़ेगी। लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा जल्दी, तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो हम अब, जैसे कि अब बाहर का माहौल हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत बीमारी फैल रही है, उल्टा डबल हो गई है। तो कोशिश कीजिए घर में रहने की, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। ये लेक्चर में हमने समझा कि पढ़ाई के अहमियत, तो अब इतना ही कहूँगा कि पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। अल्लाह का एहसान है कि हमें अपने माँ बाप का सपोर्ट है। पढ़िए और अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, और सबके लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।